नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध सिंह गोहिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ की। ये बेसिकली एक मिसलेनियस टॉपिक रहता है हमारे टेक्निकल सिलेबस का, और बहुत सारे एस्पिरेंट की क्वेरी रहती है कि सर ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक है जैसे कि ये स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ है, उसको कहाँ से प्रिपेयर करें। मतलब कि बहुत सारे मटेरियल में ढूंढना पड़ता है, फिर उसके एमसीक्यूज ढूंढने पड़ते हैं, तो उसमें जो है वो एस्पिरेंट्स का बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो हमने जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक है वो हम एक वीडियो के ज़रिए जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके रिगार्डिंग पूरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए और उसके एमसीक्यू भी सारे डिस्कस हो जाए, ताकि जो है वो एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट ना हो और उसको एक ही टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज की। तो पहले जो है वो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। ठीक है, बेसिकली उसका सीधा डेफिनेशन देखेंगे तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, या फिर उसके जो वर्ड्स है वो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कंफ्यूज करें। इसलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखने की ट्राई करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए पहले एक दो इमेजेस है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। ठीक, देखिए, एक जो है वो आपकी कन्वेंशनल ग्रिड है, एक आपकी स्मार्ट ग्रिड है। उसके फीचर्स जो है वो किस टाइप या फिर कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की रहती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या होता है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम रहता है, और स्मार्ट ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ हमने डिजिटल इक्विपमेंट्स या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके, स्मार्ट अप्लायंसेस का यूज करके हमने उसको और एडवांस बनाने की ट्राई की। जैसे कि पहले हमारे पास कन्वेंशनल फोन्स आते थे। पहले कन्वेंशनल फोन्स में क्या रहता था, जब स्मार्टफोन नहीं थे तब उसमें जो है वो आप टाइप करते थे कुछ भी चीज़ें, कॉल कर सकते थे या फिर कॉल रिसीव कर सकते थे, उतना ही जो है वो फीचर था। लेकिन अभी स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए। मतलब कॉल जो आप रिसीव और डायल वो तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आ गए, जैसे कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आप अलार्म सेट कर सकते हैं, उसमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे स्मार्टफोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको हम स्मार्ट ग्रिड से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, या फिर स्मार्ट ग्रिड और जो हमारी कन्वेंशनल ग्रिड है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होती है वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर यूजुअली ये जो कन्वेंशनल ग्रिड रहती है उसमें क्या है, फ्यू लार्ज पावर प्रोड्यूसर रहते हैं। मतलब कि आपके जो पावर प्लांट रहते हैं वो बहुत ही कम है और बहुत ही लार्ज स्केल पे है, वही पूरे कंज्यूमर को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड में क्या है, आपके स्मॉल पावर प्रोड्यूसर भी है, बहुत सारे छोटे छोटे पावर प्रोड्यूसर भी है। यहां पर जो है वो सिर्फ कन्वेंशनल टाइप रहेंगे, रिन्यूएबल नहीं रहेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस रहेंगे, जैसे कि थर्मल प्लांट हो गया, डीजल प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया। ठीक है, यहां पर जो है वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों ही प्लांट हो गए स्मार्ट ग्रिड में। ठीक है, दूसरा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहता है कन्वेंशनल ग्रिड में। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक ही जगह से पूरा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, एक ही जो है वो प्रोड्यूसर का एक जो है वो स्केल है, वो सबको सप्लाई कर रहा है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज में भी बहुत सारे सिस्टम भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, रिलायबिलिटी वगैरह भी बढ़ जाता है, वो एडवांटेजेस में देखेंगे। लेकिन यहां पर बेसिकली मार्केट में जो है सेंट्रलाइज होता है या डिसेंट्रलाइज होता है। थर्ड देखिए, यहां पर बेस्ड ऑन लार्ज पावर लाइंस, पाइप लाइंस एंड पाइपलाइंस। यहां पर देखिए लार्ज कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी बहुत ही कम प्लांट है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसको एक ही जगह से सप्लाई करना है, तो आपको पावर लाइंस वगैरह भी उसकी साइज भी बड़ी चाहिए होगी, क्योंकि वहां पर करंट का कैपेसिटी के अनुसार पावर लाइंस वगैरह का यूज होता है। और यहां पर आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं है, तो यहां पर फ्लो जो है वो कैसा रहता है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी कि जो पावर प्लांट प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, सिंपल। प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूशन साइड जाएगा, तो उसके लिए करंट कैरी करने के लिए हमारे पावर लाइंस जो लगेंगे वो भी हैवी लगेंगे, बड़े लगेंगे।
ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की साइज इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सिर्फ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर नहीं है फ्लो, या बाई डायरेक्शनल फ्लो है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो ग्रिड से सप्लाई डिमांड भी कर सकते हैं और ग्रिड को वापस फेड भी कर सकते हैं, मतलब कि बेच भी सकते हैं। जैसे मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे जो जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ग्रिड से जो है वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं। और अगर मेरे पास कुछ प्रोविजन है जैसे कि सोलर पैनल्स है, तो मेरा जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो मैं उसको ग्रिड को वापस भी फेड कर सकता हूं। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट मुझे जो है वो अमाउंट या फिर उसका पे मिलेगा। ठीक है, तो एज ए कंज्यूमर मैं सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं हूं, अगर मेरे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं वो ग्रिड को वापस फेड भी कर सकता हूं, तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया। लेकिन सिर्फ कन्वेंशनल में क्या है, सिर्फ एक साइड ही, मुझे प्रोड्यूसर या फिर जो भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां से मुझे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आएगी, मैं उसको वापस कुछ मेरे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर है मैं उसको बेच नहीं सकता, तो वहां पर वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, यहां पर बोथ डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। अगर पूरा यहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे जो आगे का वीडियो है डेफिनेशन वगैरह पूरी देखेंगे तो उससे जो है वो कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूं कि किस टाइप का रहता है, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर ओनली पैसिव, ये पैसिव नेटवर्क है। यहां पर देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मैंने बताया कि पैसिव मतलब कि यहां पर सिर्फ आपको बिल पे करने हैं आपको। जैसे कि पीजीवीसीएल है तो पीजीवीसीएल से जो है वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मुझे उसका बिल ही भरना ही है, मैं उसको ग्रिड में जो है वो वापस फेड नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रिड को वापस जो है वो सरप्लस मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी है वो मैं कन्वेंशनल ग्रिड में जो है वो ये नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कंज्यूमर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो ग्रिड से पावर ले भी सकते हैं, ग्रिड को पावर दे भी सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वीडियो देखिए, यहां पर वीडियो नहीं है बेसिकली इमेज। स्मार्ट ग्रिड में क्या है, ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो आपका कनेक्टेड रहता है, यानी कि उसमें थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ये कन्वेंशनल पावर प्लांट है, ये देखिए रिन्यूएबल पावर प्लांट है, सोलर पैनल, विंड पावर प्लांट ये भी रिन्यूएबल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये नॉन रिन्यूएबल, ये इंडस्ट्रियल प्लांट ये भी कनेक्टेड हो गए, ये जो है वो सिटीज ऑफिस वगैरह जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो भी रहेंगे, स्मार्ट हाउसेस भी रहेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहेंगे। ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, मतलब आपके सोर्सेस जो है स्मार्ट ग्रिड के वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी ग्रिड में पावर जो है वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है जो हमारी कन्वेंशनल ग्रिड थी वहां पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो पूरा ही बोथ डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा पावर का। ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, अब जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रिड इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये समझ में आ रहा है, वन डायरेक्शनल फ्लो है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की साइड ही, ये हमारी कन्वेंशनल ग्रिड की बात हो रही। अब स्मार्ट ग्रिड क्या होता है देखिए, अ स्मार्ट ग्रिड इज अ इलेक्ट्रिकल ग्रिड, इलेक्ट्रिकल ग्रिड ही है which includes the variety of operational and energy measures including smart meters, smart appliances, renewable energy resources and energy efficient resources। मैंने बताया कि हमारी स्मार्ट ग्रिड है वो भी एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड का ही पार्ट है, लेकिन उसमें जो हम स्मार्ट मीटर्स यूज करते हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस यूज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं, ताकि हमारा फ्लो जो है वो बोथ डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल हो सके। ठीक है, ये टू वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन कुड इंप्रूव डिलीवरी नेटवर्क। मैंने बताया कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, पावर का भी और इंफॉर्मेशन का भी, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसका जो है मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है,
The first official definition of smart grid was provided by the Energy Independence and Security Act 2007. ये कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेसिकली ये एक्ट कौन से एक्ट के अंडर में स्मार्ट ग्रिड की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखिए ये शायद जो है वो EIS से नहीं आएगा, ये EIAS, टाइपिंग मिस्टेक किसी से हो गई होगी, लेकिन EIAS, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए क्योंकि कई चीज़ें जो है वो इसमें क्या रहता है, आपको एक बार अगर पता चल गया, जैसे कि कोई चीज़ आपके सामने से एक बार जो है आपने पढ़ी हुई है, तो उसके बाद ऑप्शंस, एग्जाम में ऑप्शन देख के भी आपसे जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, ये थियोरेटिकल टॉपिक का, कि आपके सामने से एक बार जो है वो होना चाहिए, मतलब कि आपने देखी हुई चीज़ रहनी चाहिए, आपने एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, बाकी जो है वो हो जाता है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे एग्जाम हॉल में, तो हो जाता है। थियोरेटिकल टॉपिक में क्या है, जस्ट आपको अटेंटिव रह के एक बार देखना है, जब आपको टाइम मिलता है तब उसका रिवीजन करना है, दैट्स इट। देखिए स्मार्ट ग्रिड की डेफिनेशन जो दी है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। कैरेक्टराइज्ड स्मार्ट ग्रिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 10 पॉइंट्स, कि स्मार्ट ग्रिड जो है वो किसे कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। एक स्टूडेंट होता है, एक एस्पिरेंट होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो पंक्चुअल होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो भी फुलफिल करेगा उसे हम एस्पिरेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से स्मार्ट ग्रिड किसे बोल सकते हैं, ये एक 2007 में बोला है। उसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये सारे पॉइंट कोई एक आध पॉइंट या फिर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शंस में स्मार्ट ग्रिड की कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है स्मार्ट ग्रिड की। तो हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट, इंक्रीज द यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज करना है हमें, किसके लिए, रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, और इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो हमारे जो एक सिस्टम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1, और ये दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क 2, और ये एक तीसरा नेटवर्क है, नेटवर्क 3, ठीक है। ये तीनों जो हो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन जो है वो किसी XYZ रीजन की वजह से जो है वो शटडाउन में भी चला गया, तो भी यहाँ के जो कंज्यूमर रहेंगे, उसको पावर जो है वो मिलता रहेगा। कहाँ से, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी, क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। ये अगर इंडिपेंडेंट कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरह होता कि इसका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही सिर्फ जाता, इन दोनों के साथ इंटरकनेक्शन नहीं रहता, तो क्या होता, प्रोडक्शन जब भी डाउन जाता है या फिर शट डाउन जाता है, तब कंज्यूमर को जो है वो वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट ग्रिड में ऐसा नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन भी रहती है कि किस में जो है वो ज़्यादा डिमांड है, किस में ज़्यादा प्रोडक्शन है, ये सारा जो है वो इंफॉर्मेशन भी बाई डायरेक्शनल रहता है। सिर्फ पावर ही बाई डायरेक्शनल नहीं है, इंफॉर्मेशन भी बाई डायरेक्शनल रहता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, और इफिशियंसी ऑब्वियसली आएगी क्योंकि वहाँ पर जो है आपका इंफॉर्मेशन का बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है कि कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम पूरा चीज़ें जो है वो मैनेज या फिर प्लान कर सकते हैं, तो इफिशियंसी इंक्रीज होगी। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रिड ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज विद द फुल साइबर सिक्योरिटी। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस क्या है कि आप जो वो मतलब कि कितना प्रोडक्शन चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली वहां पर बाई डायरेक्शनल है। मैंने पहले ही बताया कि हमें पता है कि जो भी सिस्टम में, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी है कि कितना
जो है वो प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना प्रोडक्शन चाहिए, तो उतने ही प्लांट जो है वो हम चालू रखेंगे, उतने ही प्लांट हम चालू रखेंगे, बाकी का तो जो है वो हम बंद कर देंगे। ठीक है, मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे 5 पावर प्लांट है, तो 5 में से जो है वो मुझे 3 ही अभी चालू रखना है डिमांड के अनुसार, तो मैं 3 ही चालू रखूंगा, लेकिन वो कब, जब मुझे उसका इंफॉर्मेशन हो कि डिमांड कितना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है वो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि उस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कितना जो है वो हमें डिमांड है पावर की, उसके अनुसार जो है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रिड ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज विद फुल साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्ट ग्रिड का। ठीक है, एक मिनट, थर्ड पॉइंट देखिए, डेप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज एंड जनरेशन इंक्लूडिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है कि एक प्रोड्यूसर है और बाकी के कंज्यूमर्स हैं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एक सिस्टम दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, पावर वाइज भी और इंफॉर्मेशन वाइज भी, और यहाँ पर बाई डायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर भी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होनी चाहिए, जनरेशन एंड आपका जो प्रोडक्शन कंज्यूमर है उसके साइड, और यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड जो है वो इंक्लूड करता है, सिर्फ कन्वेंशनल पावर प्लांट को ही नहीं, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे हैं जैसे कि विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, तो ये लोग भी जो है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी जो है वो पावर अपने अनुसार जो भी उसकी कैपेसिटी रहेगी उसके अनुसार वो फेड कर सकते हैं ग्रिड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेप्लॉयमेंट। बेसिकली डेप्लॉयमेंट क्या होता है, डेप्लॉयमेंट यानी कि आपका जो सिस्टम है उसको अरेंज करना, कि किस टाइप से आप जो है वो पूरा सिस्टम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, डेप्लॉयमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन यानी कि पूरा सिस्टम को आपको मतलब कि एक क्रिएट करना, पूरा एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करना, दैट इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन। हम पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। डेप्लॉयमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिमांड रिस्पॉन्स एंड डिमांड साइड रिसोर्सेज एंड एनर्जी इफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब कि बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि डिमांड साइड यानी कि जो कंज्यूमर साइड है वो उसका जो है वो आपको रिसोर्सेस जो है वो भी यहां पर लेना है। रिसोर्सेस इन द सेंस एनर्जी इफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे जो अप्लायंसेस हो गए, कंज्यूमर साइड भी जो भी अप्लायंसेस हो गए वो भी स्मार्ट अप्लायंसेस हो गए जो कम पावर कंज्यूम करे, और रिसोर्सेज भी हो गए कंज्यूमर साइड, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी छत पे जो है वो सोलर पैनल लगवाता हूँ तो मैं उससे पावर जो है वो ग्रिड में फेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, डेप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इन द सेंस रियल टाइम ऑटोमेटेड interactive technologies that optimize the physical operation of appliances and consumer devices for metering communication concerning grid operations and status and distribution automation। ठीक है, हम जो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करें। स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन द सेंस वहां पर स्मार्ट मीटर हो गए, स्मार्ट अप्लायंसेस हो गए जो हमें इंफॉर्मेशन पास कर सके कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्मार्ट ग्रिड का। इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर डिवाइसेस। स्मार्ट अप्लायंसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी बहुत ही स्मार्ट अप्लायंसेस वगैरह यूज होते हैं हमारे एज ए कंज्यूमर, जैसे कि अभी फैन वगैरह भी जो है वो स्मार्ट फैन वगैरह आ गया है, तो आपने कई ऐड वगैरह भी देखते होंगे कि यहाँ पर ये जो है वो स्मार्ट अप्लायंसेस कंज्यूमर साइड से यूज होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये होना चाहिए। डेप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड पीक शेविंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इंक्लूडिंग प्लग इन एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड थर्मल स्टोरेज, एयर कंडीशनिंग। बेसिकली इसमें स्मार्ट ग्रिड में क्या क्या होना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं। तो पीक शेविंग टेक्नोलॉजी, ये शायद वर्ड आपके लिए नया होगा, पीक शेविंग टेक्नोलॉजीज। पीक शेविंग टेक्नोलॉजीज का मीनिंग क्या होता है, उसको लोड शेडिंग भी कहते हैं। पीक शेविंग को जो लोड शेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहां पर हमारा पूरा टाइम है, जैसे कि यहां पर देखिए
6 AM से, मैं छोटा सा ही ग्राफ लेता हूँ यहाँ, 6 AM, 9 AM, 12 नून, यहाँ पर 3 PM, 6 PM, ये टाइम है हमारे दिन का, ठीक है। उसके अनुसार जो है वो हमने देखा है कि यहाँ फॉर एग्जांपल इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड रहता है। मतलब कि स्टार्टिंग में जो सुबह का टाइम होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर की रिक्वायरमेंट, डिमांड नहीं है। लेकिन 12 बजे तक जो है वो बहुत ही पिक डिमांड पे रहता है और फिर जो है वो कम हो जाती है डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर साइड से जो डिमांड आती है पावर की वो इस टाइप से कुछ आ रही है, 12 बजे जो है वो एकदम पीक पे जा रही है। तो उसमें देखिए यहाँ पर अगर मुझे पीक डिमांड को भी अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना पावर के अनुसार, इतनी डिमांड के अनुसार मुझे प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीक डिमांड है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है। देखिए ये पीक डिमांड जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, फॉर 1 और 2 आवर्स के लिए ही है। तो यहां फॉर एग्जांपल इतना तो मेरे पास कैपेसिटी है, ये लाइन तक जो है वो मेरी प्रोडक्शन है कि इतना डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे एडिशनल पावर प्लांट या फिर एडिशनल चीजें जो वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये जो इतने पोर्शन के लिए, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए है। बाकी के टाइम के लिए तो जो है वो मेरे पास सफिशिएंट प्रोडक्शन है, लेकिन उसके लिए मुझे एडिशनल पावर प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो एडिशनल पावर प्लांट ना इंस्टॉल करके हम क्या करते हैं, लोड शेविंग या फिर लोड शेडिंग में, कि यहां पर ये जो पीक ड्यूरेशन वाला टाइम रहता है, ये ड्यूरेशन में हम कुछ चीजें जो है वो कुछ जो बहुत ही पावर ड्रॉ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज या फिर अप्लायंसेस, उसको जो है वो हम स्विच ऑफ करते हैं, मतलब कि उसका पावर ऑफ करते हैं, ताकि जो है वो उसका प्रोडक्शन एकदम पीक पे ना जाके यहाँ से आ जाए, ठीक है। और जो भी हमारा सिस्टम है वो इतने ही पावर प्लांट पे काम करे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एडिशनल मैं पावर प्लांट डालूंगा तो भी उसकी जरूरत जो है वो मेरे बहुत कम टाइम के लिए रहेगी। तो उसके लिए पूरा पावर प्लांट इंस्टॉल करना दैट इज नॉट इकोनॉमिकल, राइट, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पिक ड्यूरेशन रहता है, जहां पर पावर की डिमांड सबसे ज्यादा है, उस टाइम पे हम कुछ इक्विपमेंट्स जो है या फिर हाई ड्रॉइंग लोड जो है, हाई करंट ड्रॉइंग लोड जो है, उसको स्विच ऑफ करते हैं ताकि उसका पिक डिमांड जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। उसके लिए हम एडिशनली जो है वो पावर प्लांट कोई इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है। उसे लोड शेविंग कहते हैं या फिर लोड शेडिंग कहते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। स्मार्ट ग्रिड में क्या, सब चीजें ऑटोमेटिक होनी चाहिए, कि जैसे पीक ड्यूरेशन है तो वहां पर कुछ चीजें जो है, कुछ अप्लायंसेस या फिर लोड जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, पीक शेविंग टेक्नोलॉजीज। अब समझ में आ रहा है? तो ये है। बाकी जो है वो हमारा यहाँ पर थर्मल स्टोरेज एयर कंडीशनिंग, यानी कि थर्मल पावर प्लांट की जो एनर्जी होती है उसकी हेल्प से जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो चलाते हैं, वो भी हमारा, मतलब कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट की वजह से जो आपका एनर्जी आ रहा है उसको हम एयर कंडीशनिंग में भी यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल जगह, सिर्फ पावर प्रोडक्शन के लिए नहीं, दूसरी जगह जहां पर भी उसका यूज हो सकता है वहां पर भी करते हैं। और उसके लिए जो भी हमारी टेक्नोलॉजी लगेगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से हम ये चीजें सब अचीव कर सकते हैं। प्लग इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि आपके जो भी चार्जिंग से चलते हैं, अभी स्कूटी आ गई या फिर कार भी आ गई, तो उसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज को चार्ज करिए, प्लग इन करिए और फिर उसको चलाइए। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या रहता है, दोनों से चलता है, चार्जिंग से भी चलेगा और आपका कन्वेंशनल यानी कि पेट्रोल डीजल से भी चलेगा। तो वो चीज़ें भी स्मार्ट ग्रिड में इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन टू कंज्यूमर्स ऑफ टाइमली इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है। यहां पर स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा, कंज्यूमर को भी पूरी टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। मतलब पीजीवीसीएल साइड से भी मुझे टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी वहां पर स्मार्ट मीटर्स वगैरह का यूज करके। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक ग्रिड इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विंग द ग्रिड, ठीक है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जो अप्लायंसेस है वो सारे इंटर कनेक्टेड रहने चाहिए, आपके सिस्टम जो है वो इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटर
जैसे कि जितना कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कर सके, और दूसरे के साथ भी वो सिस्टम कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, हमने जो है वो सिस्टम को देखा था कि एक दूसरे के साथ सिस्टम कनेक्टेड रहता है तो उसके साथ एक दूसरे की इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन रहना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द स्मार्ट ग्रिड। In identification and lowering of unreasonable or unnecessary barriers to adoption of smart grid technologies, practices and services। हमें जो है वो आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे जो भी हमारे बैरियर्स है स्मार्ट ग्रिड को इंस्टॉल करने में, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं वो जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको जो है कम करना है या फिर मिनिमाइज करना है ये बैरियर्स को, ताकि जो वो स्मार्ट ग्रिड को हम एडॉप्ट कर पाए। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, सिंपल जो आपको देखना है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो उसका जो है वो मीनिंग समझना है, और मीनिंग समझने के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगते थे वो जो आपको समझा भी दिए। उसके अलावा भी जो है वो आप गूगल भी कर सकते हैं वो वर्ड्स अगर समझ में नहीं आ रहे, लेकिन बेसिकली क्या है, ये 10 पॉइंट्स जो रहते हैं उसका आपको गो थ्रू रहना रहता है कि आपको जो एक बार आपको आपके सामने आ जाने चाहिए, एक दो बार रिवीजन हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी कोई एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में तो वो आप एकदम इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये थियोरेटिकल टॉपिक का यही रहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं रहता है, सिर्फ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड के एडवांटेजेस क्या है, ये तो आप भी जो है वो अब समझ सकते हैं कि रिलायबिलिटी होगी, ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ सिस्टम इंटरकनेक्टेड है तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, ये एडवांटेज रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली वहाँ पर रहेगी। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सस्टेनेबल सिस्टम रहेगा। इफिशियंसी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, वो हमने पहले भी देखा कि इफिशियंसी इंक्रीज होगी। प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस सर्विसेज क्योंकि हम स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट अप्लायंसेस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन जो है वो एक इंटीग्रेटेड रहेगा, मतलब कि सारी सिस्टम का के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना हर सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि सिर्फ पावर का इंटरकनेक्शन नहीं, पावर बाई डायरेक्शनल नहीं, इंफॉर्मेशन भी बाई डायरेक्शनल रहेगी। ठीक है, स्मार्ट मीटर्स का फायदा है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर फ्लो कंट्रोल, पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, सिर्फ सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है। ठीक है, एडवांस कंट्रोल, ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे। कुछ फुल फॉर्म्स है वो देख लीजिए। AMI एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार फुल फॉर्म जो है वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं तो मैंने जो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दी है कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फुल फॉर्म है। PLM पीक लोड मैनेजमेंट, OMS आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम, PMU फेजर मेजरमेंट यूनिट, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक है, तो ये सारे फुल फॉर्म हो गए। इसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियसली पूछे गए हैं और किस टाइप के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज देखिए, ये सारे थियोरेटिकल एमसीक्यूज ही रहेंगे, इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच फॉर डिमांड मैनेजमेंट, कौन सा डिमांड मैनेजमेंट का अप्रोच नहीं है। Optimized building energies consumption using control algorithms, use of dynamic pricing schemes as incentives to manage demand, set prices based on time and level of use, set the prices very low so that everyone can afford the low power। अब ये चारों ऑप्शन आप पढ़ते ही आपको जो है वो एक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपने भले पूरा थियोरी आपको याद है नहीं है वो बात की बात है, ये अगर कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, कौन सा यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो अलग निकल के आता है, तो कौन सा अप्रोच नहीं है डिमांड मैनेजमेंट का, तो ये ऑप्टिमाइज करना एनर्जी कंजप्शन को, ऑब्वियसली ये तो है ही अप्रोच डिमांड मैनेजमेंट का। डायनेमिक प्राइसिंग इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो है वो रियल टाइम प्राइसिंग रहेगा, जितना यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही आपको बिल आएगा। ठीक है, सेट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन टाइम एंड लेवल ऑफ यूज, जितना टाइम और कितना आप यूज कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी प्राइस यानी कि आपको बिल पे करना है। ऑब्वियसली सेट द प्राइसेस वेरी लो सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड द लो पावर,
ये जो है वो डिमांड मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप प्राइजेस ही लो कर दो ऐसा बोल रही है ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। अब ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम क्या है कि आपका रियल टाइम जो है वो प्राइसिंग रहना चाहिए कि जितना आप यूज कर रहे हैं उतना आपको बिल पे करना है। अगर लो रखेंगे फिर तो जो है वो नुकसान में चला जाएगा, एकदम ही लो रखेंगे ऐसा तो नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली दिस इज नॉट द अप्रोच, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि कौन सा अप्रोच नहीं है डिमांड मैनेजमेंट का ये हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यह चारों ऑप्शन जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते आपको एक ऑप्शन तो जो है वो अलग सा दिखेगा कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ डिमांड रिस्पॉन्स, ये चीज भी देखिए, ये चीज भी आप पहले पढ़िए ऑप्शन, यानी कि वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आपका एक ऑप्शन देखिए, उसके बाद जो मैं बोलता हूँ वो देखिए। ठीक है, मतलब कि पहले आप अपनी ओर से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। रिड्यूस पीक डिमांड, ठीक है, डिमांड रिस्पॉन्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है। रिड्यूस पीक डिमांड, मैंने बताया था लोड शेडिंग, लोड शेविंग ये वगैरह, तो ये तो जो है वो है। इंक्रीज द नेटवर्क लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली है। इंक्रीज द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी, ये भी है। पोस्टपोन अपग्रेड्स, अपग्रेड जो है वो पोस्टपोन करते हैं, ठीक है, ये भी है, क्योंकि अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है तो अपग्रेड जो है वो हम बाद में भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से क्या हो रहा था कि आपके जो पिक लोड के लिए तुरंत ही आपको पावर प्लांट चाहिए, लेकिन लोड शेडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन अपग्रेडेशन को थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जब सिस्टम के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तब अपग्रेड करेंगे, अभी के अभी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं गिरती। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इज द डिमांड मैनेजमेंट पार्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ट्रू और फॉल्स, आप पहले बताइए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। डिमांड मैनेजमेंट स्मार्ट ग्रिड का पार्ट है या नहीं, ऑब्वियसली पार्ट है। डिमांड मैनेजमेंट जो है वो स्मार्ट ग्रिड का ही पार्ट है। डिमांड मैनेजमेंट में हमने देखा था, आगे एमसीक्यू देखा, देखिए पहला ही एमसीक्यू यही था। डिमांड मैनेजमेंट का क्या ये रहता है, ऑप्टिमाइज करना, डायनेमिक प्राइसिंग रखना, टाइम और लेवल के अनुसार प्राइसिंग करना, ये डिमांड मैनेजमेंट का पार्ट है, और वो जो है वो स्मार्ट ग्रिड में इंक्लूड होता है। ठीक है, इवन विथ अ स्मार्ट मीटर कंज्यूमर स्टिल हैव टू कॉल इलेक्ट्रिक कंपनी व्हेन दे लॉस द पावर, नो। देखिए ये स्मार्ट मीटर का जो है वो स्मार्ट मीटर की हेल्प से मैंने बताया था कि आपकी इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्शनल रहेगी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर जो है वो आपका पावर जब चला गया है तो ऑब्वियसली उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा स्मार्ट मीटर की हेल्प से। ठीक है, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं गिरेगी। स्मार्ट मीटर इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिल्डिंग द स्मार्ट ग्रिड। दिस एडवांस मीटर, ये एडवांस मीटर क्या क्या होता है इसमें, मेजर द इलेक्ट्रिसिटी यूसेज इन रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम यूसेज के अनुसार उसका जो है वो आपको बिल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने का फिक्स रख दिया कि 2 महीने के आपको 3000 देने हैं, ऐसा नहीं, जितना यूज कर रहे हैं उतना ही, और वो जितना यूज है वो भी रियल टाइम आपको आपके यूनिट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। कैन सेंड डेटा टू एड फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंपनीज एंड देयर कस्टमर्स। ठीक है, डेटा सेंड कर सकते हैं। अलाउज द कंपनीज टू गिव कंज्यूमर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज एंड कम्युनिकेट करंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, ये भी सही है। स्मार्ट मीटर्स जो है वो ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। और कई भी देखिए ये एक अप्रोच भी रहता है कि आपने 3 ऑप्शन देखे, ये ऐसे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन देखे, आप पे 2 में श्योर है, फॉर एग्जाम्पल ए और सी में श्योर है कि ये दोनों तो करेक्ट ही है, तो ऑब्वियसली फिर जो है वो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा, क्योंकि ए और सी का सिर्फ इंडिविजुअल ए और सी ही करेक्ट है, वैसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो 3 में से अगर आपको ऐसा भी पता चलता है कि कोई भी 2 सही है तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक रहता है ऑप्शन सेलेक्ट करने का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू बी चार्ज पीरियडिकली बाय कनेक्टिंग टू स्मार्ट ग्रिड थ्रू चार्जिंग स्टेशन एंड स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कौन से मोड में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं, तो ये जो है वो 2 टाइप के मोड रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सॉरी स्मार्ट ग्रिड में।
ये हमारी जो ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड, उसमें जो है वो ये फ्लो रहता है, वो ग्रिड टू व्हीकल। ये आपका फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये ग्रिड टू व्हीकल, और एक मोड रहता है आपका व्हीकल टू ग्रिड। ये व्हीकल टू ग्रिड, इसे बोलते हैं V2G, V2G मोड। ये दो मोड रहते हैं, G2V ग्रिड टू व्हीकल एंड व्हीकल टू ग्रिड मोड। तो हम कौन से मोड में जो है वो चार्जिंग करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का? ग्रिड टू व्हीकल में। ये जो है वो रीजनरेशन है, ठीक है। चार्जिंग जब हम करते हैं, मतलब कि प्लग इन करते हैं, तो स्मार्ट ग्रिड से जो हमारा पावर आएगा और वो चार्ज करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो कौन सा मोड रहता है? ग्रिड टू व्हीकल। बेनिफिट्स ऑफ पावरिंग द व्हीकल्स विथ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड आर, व्हीकल जो है वो चार्ज करके जो हम चलाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका फायदा क्या क्या रहता है? ऑब्वियसली आप देख के भी बता सकते हैं। रिड्यूसेस दी फ्यूल कॉस्ट, ऑब्वियसली फ्यूल कॉस्ट तो रिड्यूस करेगा। कट्स द पेट्रोलियम कंजप्शन, ये भी करेक्ट है। अब देखिए ये दो करेक्ट हो गए, मतलब उसका मीनिंग ये है कि डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। रिड्यूस दी पोल्यूशन, पोल्यूशन रिड्यूस करेगा ऑब्वियसली। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Sorry, D option will be, all of the above will be the correct option. The goals of distribution automation, distribution automation के क्या गोल है? Reduce the cost, ये भी सही है। Improve service reliability, सर्विस की रिलायबिलिटी इंक्रीज करना, ये भी सही है। बेटर कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विस को और बेटर करता है ऑटोमेशन की हेल्प से, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबोव आंसर आएगा, ठीक है। ये सारे जो है वो आप देख के भी बता सकते हैं, ये ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे इस टॉपिक से। पीएमयू इन स्मार्ट ग्रिड स्टैंड्स फॉर, हमने फुल फॉर्म देखा था। पीएमयू का क्या रहता है? फेजर मेजरमेंट यूनिट, फेजर मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड एनेबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी मैनेजमेंट, centralized energy management, above both and none of the above। ये जो है वो देखिए, स्मार्ट ग्रिड जो है वो ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड जो हमारा सिस्टम है वो यूज नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, क्योंकि आपका पावर फ्लो जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। कोई एक प्रोड्यूसर जो है वो बाकी सारे नेटवर्क को जो है पावर वहां पर पहुंचा रहा है, तो वो भी कर सकता है। और ये फ्लो अगर ऐसा रिवर्स रिक्वायरमेंट रहा कि ये जैसे कि कोई आपका नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है, तो यहाँ पर पावर प्लांट की अभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ के पावर प्लांट की ही रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से पावर यहाँ जा रहा है और यहाँ से पावर यहाँ जा रहा है, अभी इस टाइप की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल। तो ये भी स्मार्ट ग्रिड कर ही सकता है ऐसा, और जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब ये पावर फ्लो भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो पहला वाला फ्लो था हमारा, ये फ्लो जो था वो कौन सा है? ये एक सेंट्रलाइज ही तो हो गया, एक जगह से बाकी के सारे नेटवर्क्स में जो है पावर फ्लो हो रहा है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम भी हो गया। तो ये सेंट्रलाइज भी जो है वो एनेबल मोड होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो एनर्जी मैनेजमेंट है, दोनों ही जो है वो हमारा एनेबल कर सकता है स्मार्ट ग्रिड, मतलब कि वो दोनों ही चीजें कर सकता है। जैसे कि एक नेटवर्क बाकी सारे नेटवर्क को जो है वो पावर फ्लो पहुंचाए, वो क्या है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कि एक दूसरे के साथ जो है वो पूरा पावर फ्लो जो, मतलब कि सारे नेटवर्क जो अपना पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड, वो क्या है? आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो ये दोनों ही जो मोड है वो एनेबल होते हैं स्मार्ट ग्रिड में। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम को ही फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर सकता, वो भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर कौन कौन से फंक्शन जो फंक्शन रहते हैं? यहाँ पर नेट मीटरिंग, ऑब्वियसली नेट मीटरिंग रहेगा, रिमोट ऑपरेशंस, ठीक है, एनर्जी बिल प्री पेमेंट, ये भी रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो वो स्मार्ट मीटर्स में रहेंगे, ठीक है।
बेनिफिट्स ऑफ रियल टाइम प्राइसिंग, रियल टाइम प्राइसिंग के बेनिफिट क्या है? रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार ही यूनिट जो है वो मेजर हो रहा है, और यूनिट के अनुसार ही जितने यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके अनुसार ही आपको जो क्या आएगा, बिल आएगा। तो ये रियल टाइम प्राइसिंग है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करता है। फ्लैट लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड भी ड्यूरेशन कर्व। थर्ड जो है रिड्यूस स्ट्रेस ऑन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो रियल टाइम के बेनिफिट्स है, ठीक है। बेनिफिट्स जब भी पूछते हैं कुछ स्मार्ट चीज़ों के, तो उसमें क्या देखना रहता है कि किस टाइप के बेनिफिट आ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करेगा, वो तो ऑब्वियस है। सेकंड जो है वो लोड ड्यूरेशन, लोड शेडिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लोड शेडिंग होगा तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी लोड कम आएगा, क्योंकि पीक डिमांड वहां पर कम हो रही है। तो देख के भी बता सकते हैं आप। फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पीक डिमांड कैन रिड्यूस द नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पावर जनरेशन प्लांट, ये हमने बात की थी। तो उसे क्या बोलते हैं हम? लोड शेडिंग, इसे ही बोलते हैं हम लोड शेडिंग, या फिर इसे क्या बोलते हैं? लोड शेविंग भी बोलते हैं। ये उसका दूसरा नाम, कोई भी ऑप्शन सही, ठीक है। तो सी ऑप्शन। ये बताइए, सेल्फ हीलिंग इन स्मार्ट ग्रिड कैन बी डन यूजिंग, ठीक है, डैम्पिंग द अनवांटेड पावर ऑसिलेशंस। सेल्फ हीलिंग, जो पावर ऑसिलेशंस आते हैं उसको डैम्प आउट करके, डैम्प आउट यानी कि उस ऑसिलेशंस को कम करना, जो भी पावर फ्लो में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ऑब्वियसली वो जो है वो सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। इसके हेल्प से अवॉइडिंग अनवांटेड फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ग्रिड, ठीक है। अनवांटेड करंट फ्लो को जो है वो अवॉइड करके हम जो है वो सेल्फ हीलिंग, ऑब्वियसली। रीराउटिंग, ये देखिए ये दोनों करेक्ट हो गए, मतलब डी ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट हो गया। तीसरा हम देखते हैं, रीराउटिंग पावर फ्लो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवरलोडिंग इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का ओवरलोडिंग भी जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देख के आपको पता चल जाएगा द मेन डिफरेंस इन कन्वेंशनल ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड। कौन सा मेन डिफरेंस क्या है? देखिए बताइए, यूनिडायरेक्शनल पावर फ्लो, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल पावर फ्लो जो है वो सिर्फ कन्वेंशनल ग्रिड में रहता है, इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो रहता है। यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पावर एंड इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली, bidirectional flow of information, bidirectional and unidirectional flow of power, ठीक है। तो ये यहां पर यूनिडायरेक्शनल भी फ्लो रहेगा, बाई डायरेक्शनल भी फ्लो रहेगा ये पावर का, ठीक है। ये देखिए बी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? कई स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन भी टिक किया होगा कि ये वर्ड जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है पावर का, और बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। ये नहीं होता स्मार्ट ग्रिड में। स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है? पावर और इंफॉर्मेशन का दोनों का जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो रहता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, मैंने बताया था पावर जो है वो एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड इज, स्मार्ट ग्रिड का फंक्शन क्या है? टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी एंड रिस्क इन इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली रिस्क जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, स्मार्ट ग्रिड रिस्क को तो कम करता है। इफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, ये है। लैक ऑफ अवेयरनेस, एक भी इनकरेक्ट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन ही आएगा तीन में से। तो इफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है। बाकी लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर कंज्यूमर्स, स्मार्ट मीटर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन उसको देते हैं तो वहां पर कम नहीं करता अवेयरनेस, अवेयरनेस इंस्टेड बढ़ाता है, ठीक है स्मार्ट ग्रिड। द स्मार्ट ग्रिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। स्मार्ट ग्रिड जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि वहां पर एक्सपांडिंग ग्रिड को एक्सपांड करने के लिए, थेफ्ट डिटेक्शन के लिए, मतलब कि आपकी जो वीज की चोरी होती है उसके लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, आइलैंडिंग के लिए, तो ये सारे जो है वो सही है। मतलब कि इसके लिए ही स्मार्ट ग्रिड जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल ग्रिड इज बेस्ड ऑन मेंटेनिंग। नेशनल ग्रिड का मेन कंसेप्ट किसके ऊपर है? देखिए, डिमांड सप्लाई रिलेशन, जनरेशन सप्लाई रिलेशन, डिमांड जनरेशन रिलेशन, या फिर नन ऑफ दी अबोव। नेशनल ग्रिड का जो मेन कंसेप्ट है वो है किसके बेस ऊपर? डिमांड और सप्लाई, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है
उसके अनुसार ही जो है वो हमारा कंसेप्ट है नेशनल ग्रिड का। तो द कंसेप्ट ऑफ नेशनल ग्रिड इज बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप, डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। तो ये जो है वो कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज। उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसका डेफिनेशन भी एकदम डिटेल में देखा, एडवांटेजेस देखे, फुल फॉर्म्स देखे, उसके बेस्ड जो भी एमसीक्यूज है वो हमने देखे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो ये थियोरेटिकल टॉपिक में क्या रहता है, आपको कोई डेरिवेशन कैलकुलेशन ये चीज़ें नहीं रहती, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। एक दो बार गो थ्रू करेंगे तो भी जो है वो एग्जाम में जब भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।